अभी कुछ दिन पहले मैंने अपने चैनल पे एक सर्वे किया था और आप सभी से पूछा था कि क्या आप लोगों को पता है प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस के बारे में। तो अगर मैं बात करूं 75% जो लोग थे उन्होंने कहा कि नहीं पता, दे डोंट इवन नो अबाउट प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस, कि ये होता ही क्या है, ये अलग ही चीज़ है यार। ऑक्यूपेशनल थेरेपी सुना था, स्पीच थेरेपी सुना था, ABA सुना था, बट व्हाट इज दिस प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस और ये होता क्या है और इससे क्या क्या इश्यूज होते हैं। सो दिस इज आई एम गोइंग टू शेयर अ कंप्लीट सीरीज अबाउट प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस, कि प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस क्या होता है, क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस कर सकते हैं अगर उनकी वजह से, या कैसे कैसे सॉल्व हो सकते हैं, कैसे उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो हाय, मेरा नाम ऋचा जैन है। वेलकम बैक टू आवर चैनल किड्स डेवलपमेंटल एक्टिविटीज। दीज वीडियोज आर गोइंग टू बी थोड़ा सा लॉन्ग, क्योंकि टॉपिक ऐसा है कि लोगों को बेसिक नॉलेज भी नहीं है, तो मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करना चाहूंगी ताकि आप सभी की अंडरस्टैंडिंग बढ़े इस चीज के बारे में कि प्रिमिटिव रिफ्लेक्स क्या है। तो आज हम बेसिकली यही जानेंगे व्हाट इज प्रिमिटिव रिफ्लेक्स और क्या कौन कौन से रिफ्लेक्सेस होते हैं। ठीक है, प्रिमिटिव रिफ्लेक्स क्या होते हैं? जब बच्चा 9 मंथ्स हम लोग बोलते हैं टमी में होता है, पेट में होता है, तो वो बाय द जेस्टेशन पीरियड वोम्ब में ही, पेट में ही वो प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस डेवलप हो जाते हैं। एंड बाय द एज ऑफ 1 ईयर, जब बच्चा 1 साल का होता है, तो वो अपने आप इंटीग्रेट हो जाते हैं, वो चले जाते हैं। ठीक है, अभी प्रिमिटिव रिफ्लेक्स क्या होता है? प्रिमिटिव रिफ्लेक्स होता है कि सडन मूवमेंट्स इन वॉल्यूएंट्री, बच्चे का उसमें कोई कंट्रोल नहीं होता, वो मूवमेंट्स होती हैं ऑन पर्टिकुलर स्टिमुलाई कि आप बाहर से कुछ उसको एक्सपीरियंस देंगे और वो उसको एक्शन परफॉर्म करेगा। लाइक आप बच्चे के हाथ में फिंगर ऐसे रखते हैं, बच्चा एकदम से ऐसे होल्ड कर लेता है, तो दिस इज व्हाट, बच्चा जान करके नहीं कर रहा है, उसको कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है इसकी सेंट्रल नर्वस सिस्टम की, उसको यहाँ पर कुछ टच आया और उसने होल्ड कर लेना है। ठीक है, तो वो क्या होता है? प्रिमिटिव रिफ्लेक्स इन वॉल्यूएंट्री मूवमेंट, बच्चा उसमें कोई उसका कंट्रोल नहीं है। दिस इज इनवॉल्यूएंट्री मूवमेंट बाय सेंट्रल नर्वस सिस्टम, की सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने बॉडी को एक सिग्नल भेजा कि आपके हैंड पे ये आया है एंड यू हैव टू क्लोज योर फिंगर्स एंड होल्ड इट। तो दिस इज प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस। तो अब प्रिमिटिव रिफ्लेक्स आपको समझ में आया होगा कि बाय द एज ऑफ 1 ईयर ये अपने आप चले भी जाते हैं। इसका बेनिफिट क्या होता है? बेनिफिट बच्चे की सर्वाइवल के लिए होता है। बाय द एज ऑफ 1 ईयर बच्चे का जो हायर सेंटम होता है ब्रेन का, दैट इज नॉट डेवलप्ड। तो बच्चे की फंक्शनिंग कैसे होती है? स्पाइनल कोड से और ब्रेन स्टेम से। ठीक है, स्पाइनल एंड ब्रेन स्टेम से उसका सर्वाइविंग होती है। तो उसको डेवलप करने के लिए, बच्चे को सर्वाइविंग, कि वो बच्चा सर्वाइव करे एंड ग्रो करे, उसके लिए वो प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस हेल्प करते हैं। जैसे जैसे जो है ब्रेन का कॉर्टेक्स डेवलप होता है, हायर सेंटम डेवलप होता है, प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस अपने आप चले जाते हैं। ठीक है, तो ब्रेन डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है। जब ब्रेन डेवलपमेंट होगा तो बच्चा अपनी बॉडी को फुल्ली कंट्रोल कर पाएगा और जो वो एक्शन करेगा दैट मीन्स इट्स नॉट इनवॉल्यूएंट्री, वो अपने आप सडन मूवमेंट्स नहीं होंगे, दे आर वॉल्यूएंट्री। बच्चा सोच समझ के अपनी बॉडी कोऑर्डिनेशन, ब्रेन एंड बॉडी कोऑर्डिनेशन से वो मूवमेंट करेगा। ठीक है, तो बाय द एज ऑफ 1 ईयर बच्चे का ब्रेन डेवलप हो जाता है, हायर सेंटम डेवलप होता है, प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस चले जाते हैं। तो अब हम मेन जो रिफ्लेक्सेस हैं उनके बारे में जानेंगे कि वो रिफ्लेक्सेस क्या होते हैं, कैसे वो वर्क करते हैं, कब वो इंटीग्रेट होते हैं। सो द फर्स्ट वन इज, जिसके बारे में मैं बताऊंगी आपको, पामर रिफ्लेक्स। पामर रिफ्लेक्स जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि बच्चे की अगर आप हथेली पे हाथ ऐसे रखेंगे बच्चा क्लोज कर लेगा, तो दिस इज व्हाट पामर रिफ्लेक्स, कि एकदम से सडन मूवमेंट, इनवॉल्यूएंट्री मूवमेंट आएगी, होल्डिंग। तो इससे बच्चे का क्या होता है? पेरेंट और बच्चे का स्पेशल बॉन्ड क्रिएट होता है। बच्चा जो है चीज़ें पकड़ना स्टार्ट करता है। हम करते हैं ना, टॉयज बच्चे के आगे रख दिए और बच्चा एकदम से उसको पकड़ने की करता है, बच्चे के टच हुआ एंड वो पकड़ना। तो इससे क्या होगा? बच्चे की फाइन मोटर स्किल्स इंप्रूव होगी, फिंगर डेक्सटेरिटी इंप्रूव होगी और बच्चा चीज़ों को पकड़ना स्टार्ट कर देगा, उसकी होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी होगी, तो वो धीरे धीरे डेवलप होगी। और वो इंटीग्रेट कब होता है ये पामर रिफ्लेक्स? एट द एज ऑफ 6 मंथ। जैसे बच्चा 6 मंथ का होगा, बच्चे की होल्डिंग, उस टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, बोतल होल्डिंग, बच्चा अपनी दूध की बोतल भी खुद ही पकड़ने लग जाता है। तो वो क्या होता है? वॉल्यूएंट्री मूवमेंट, कि अब बच्चे को इतना ये चीज़ें स्ट्रांग हो चुकी होती हैं कि वो अपने आप पकड़ सकता है।
ठीक है, उससे पहले छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स पकड़ता है, दैट इज पामर रिफ्लेक्स। ठीक है, अब नेक्स्ट इज रूटिंग एंड सकिंग रिफ्लेक्स। इस पे एक डिटेल्ड वीडियो, बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं लेकिन एक वीडियो मैंने आपके साथ ऑलरेडी बनाई है कि रूटिंग एंड सकिंग रिफ्लेक्स क्या होता है। रूटिंग रिफ्लेक्स कि बच्चे के आप माउथ पे इधर स्ट्रोक करेंगे, बच्चा उधर की तरफ माउथ करेगा कि मेरे माउथ में कुछ आने वाला है। इसी तरह से सकिंग रिफ्लेक्स कि बच्चे को आप यहाँ पर कुछ भी टच करेंगे और बच्चा उसको सक करने लगेगा। तो दिस इज रूटिंग एंड सकिंग रिफ्लेक्स। रूटिंग एंड सकिंग रिफ्लेक्स बच्चे की फीडिंग में हेल्प करता है, ब्रेस्ट फीडिंग में और भी चीज़ें फीड करने में, कि उसको सर्वाइव करने के लिए फीडिंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। तो वो चीज़ रूटिंग एंड सकिंग रिफ्लेक्स से आएगा कि कुछ भी टच हुआ एंड सर्चिंग आउट फॉर द फूड, यहाँ पर कुछ भी टच हुआ तो वो ब्रेस्ट फीडिंग के लिए वो ढूंढते हैं। तो दिस इज बिकॉज ऑफ रूटिंग एंड सकिंग रिफ्लेक्स। तो फीडिंग में हेल्प करता है, इंटीग्रेट होता है 4 to 6 मंथ की एज में। अगर ये इंटीग्रेट नहीं होता है तो इसकी वजह से बच्चे को जो है माउथिंग के इश्यूज आते हैं, बच्चे की ईटिंग हैबिट्स अच्छी नहीं होती, बच्चे को थंब सकिंग का या एंड नंबर ऑफ जो माउथ से रिलेटेड इश्यूज हैं वो डेवलप हो जाते हैं। तो रूटिंग एंड सकिंग रिफ्लेक्स। द थर्ड थिंग इज प्लांटर रिफ्लेक्स। प्लांटर रिफ्लेक्स क्या होता है, हमारे टोज, ठीक है, टोज हैं, मान लीजिए आप टोज पे अपन ऐसे गुदगुदी करते हैं या टच करते हैं बच्चे के, तो बच्चे की क्या होगा, ऐसे एकदम से फैनिंग हो जाएगी, टोज खुल जाएंगे और थंब इधर की तरफ आ जाएगा पैरों का। ठीक है, तो वो क्या होगा, दिस इज प्लांटर रिफ्लेक्स, और बबिन्स्की रिफ्लेक्स भी इसको कहते हैं, फैनिंग ऑफ द टोज। तो अब ये इंटीग्रेट कब होता है, बाय द एज ऑफ 1 ईयर। तो इसमें क्या होता है कि बच्चे की जो वॉकिंग के लिए प्लांटर रिफ्लेक्स हेल्प करता है। जैसे आप बच्चे को खड़ा करेंगे ऐसे पकड़ के, तो बच्चे की आप देखेंगे कि उसको टच हुआ जैसे जमीन का, उसके टोज फैन आउट कर देंगे कि कहीं अनसर्टेनिटी उसको रहती है कि कहीं मैं गिर जाऊं और ये हो जाए, तो वो प्लांटर रिफ्लेक्स की वजह से होता है। जैसे जैसे बच्चे की वॉकिंग डेवलप होगी तो ये अपने आप इंटीग्रेट हो जाएगा और बच्चा वॉक करने लगेगा। अगर ये इंटीग्रेट नहीं होता है तो बच्चे की टो वॉकिंग रहती है, बच्चे की वॉकिंग में, बैलेंस में, पोस्चर में इश्यूज आ जाते हैं। द फोर्थ थिंग इज मोरो रिफ्लेक्स। मोरो रिफ्लेक्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिफ्लेक्स, जो मैक्सिमम अगर मैं बात करूं सेंसरी इश्यूज वो इस रिफ्लेक्स की वजह से रहते हैं। मोरो रिफ्लेक्सेस कि जैसे ही आप बच्चे के सामने ताली बजाएंगे, बच्चा एकदम से ऐसे डर के और ऐसे हो जाएगा। ठीक है, दिस इज व्हाट मोरो रिफ्लेक्स, कि कोई भी सडन साउंड हुई और बच्चा घबरा गया और बच्चा जोर जोर से रोने लगता है, तो वो क्यों होता है कि अनसर्टेन डेंजर की वजह से, कि वो परसीव करते हैं कि कुछ डेंजर है, मुझे कुछ चोट लग सकती है, और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है जिसकी वजह से फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स आता है और बच्चा जोर जोर से रोने लगता है। ठीक है, तो ये होता है मोरो रिफ्लेक्स। तो इसको इंटीग्रेट होने में 2 to 4 मंथ्स लगते हैं, बच्चा 2 to 4 मंथ्स में इंटीग्रेट करता है। अगर ये अच्छे से इंटीग्रेट नहीं होता है तो बच्चे की हम लोग बोलते हैं हाइपर सेंसिटिविटी, सेंसरी ओवरलोड इससे रहता है, सोशल और इमोशनल इश्यूज बच्चे में आते हैं। तो दिस इज मोरो रिफ्लेक्स। द नेक्स्ट रिफ्लेक्स इज स्पाइनल गैलेंट रिफ्लेक्स। स्पाइनल गैलेंट रिफ्लेक्स क्या होता है कि हम हिप्स की साइड में बच्चे को ऐसे स्ट्रोक देंगे तो हिप ओपन हो जाएंगे और बच्चे की मूवमेंट आएगी। तो दिस हेल्प्स इन बॉडी कोऑर्डिनेशन, यूरिनेशन में हेल्प करता है, बर्थिंग प्रोसेस में स्पाइनल गैलेंट जो रिफ्लेक्स होता है ये हेल्प करता है, और इंटीग्रेट कब होता है 3 to 9 मंथ में। तो ये जो है बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है बर्थिंग में। ये स्टार्ट हो जाता है जब बच्चा 6 मंथ का होता है इन द वूम, तब ये डेवलप हो चुका होता है। ठीक है, तो जिनको स्पाइनल गैलेंट इशू होता है उनका यूरिनेशन में प्रॉब्लम आता है, बेड वेटिंग, उनकी बेड वेटिंग ज़्यादा रहती है। द नेक्स्ट रिफ्लेक्स इज टोनिक रिफ्लेक्स। टोनिक रिफ्लेक्स क्या होता है कि जिस साइड आप बॉडी को टच करेंगे बच्चा उस साइड देखेगा, इधर एक हैंड होगा और दूसरी तरफ का हैंड ऐसे होगा और लेग भी अप होगी, तो दिस इज टोनिक रिफ्लेक्स। तो टोनिक रिफ्लेक्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन होता है और ये जल्दी ही स्टार्ट हो जाता है इंटीग्रेट होना। और अगर ये नहीं इंटीग्रेट होता है तो बच्चे में बैलेंस की, हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन की, पुअर और विजुअल सिस्टम, ये सारे इश्यूज उसमें रहते हैं। तो ये जो मैंने अभी मेन रिफ्लेक्सेस पे बात की है, अब बात करेंगे कि इन रिफ्लेक्सेस का क्या प्रोसेस रहता है, कैसे इनको इंटीग्रेट करना ज़रूरी है और क्या क्या इश्यूज रहते हैं। देखिए, प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस जो होते हैं
अगर सप्रेस नहीं होंगे, अगर इंटीग्रेट नहीं होंगे, तो वो क्या होगा, न्यूरोलॉजिकल जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो ब्रेन में न्यूरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें रुकावट पैदा कर देंगे। क्योंकि इनवॉल्यूएंट्री मूवमेंट है, उसमें बच्चे का कोई कंट्रोल नहीं रहेगा। यानी कि अब जैसे कई के बच्चे ऐसे ऐसे करते रहते हैं, तो वो उनका कंट्रोल नहीं है। टिथ ग्राइंडिंग कर रहा है बच्चा, उसका कोई कंट्रोल नहीं है। इट इज़ लाइक कि उनका अपनी बॉडी मूवमेंट्स पे कंट्रोल नहीं है, दे आर इनवॉल्यूएंट्री। तो जिसकी वजह से न्यूरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में उनके इश्यूज रहेंगे। और प्रिमिटिव रिफ्लेक्स क्या होते हैं, कनेक्टेड रहते हैं हमारे सेंसरी प्रोसेसिंग सिस्टम से। क्योंकि देखिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम उनको वो भेजता है, कोऑर्डिनेट करता है। तो वो सारा क्या होगा, सेंसरी जितने सिस्टम हैं हमारा, टेक्टाइल, विजन, स्मेल, टेस्ट, ऑलाफैक्टरी जिसको हम लोग बोलते हैं, वेस्टिबुलर, प्रोप्रियोसेप्टिव, ऑडिटरी, सब प्रिमिटिव रिफ्लेक्स से जुड़े हुए हैं। अगर प्रिमिटिव रिफ्लेक्स इंटीग्रेट रिटेन्ड है, रह गए हैं और वो नहीं गए हैं, तो क्या होगा, इन सभी 7 सिस्टम्स में इश्यूज आएंगे, सेंसरी इश्यूज रहेंगे। तो वो सेंसरी इश्यूज अगर बच्चे को है, तो वो प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस कहीं ना कहीं उसके रिटेन्ड हैं। दैट मीन्स अगर बच्चे को कोई भी इश्यूज हैं इनसे रिलेटेड, तो प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस बच्चे के अभी गए नहीं हैं, और उसकी वजह से ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, सेंसरी सिस्टम है, इसमें इश्यूज आ रहे हैं। अब रिटेन्ड में आपको समझ में आया कि अगर प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस टाइम रहते इंटीग्रेट नहीं हुए, तो हमारा सेंसरी सिस्टम उससे इफेक्ट होगा। सेंसरी सिस्टम उससे इफेक्ट होगा तो बच्चे की सेंसरी ओवरलोड आ गया। सेंसरी ओवरलोड आ गया, सेंसरी ओवरलोड में क्या होगा, मैंने आपको बहुत सारी वीडियोस में एक्सप्लेन किया है कि हमारे ईयर के पीछे हमारा वेस्टिबुलर सिस्टम है, फिर हमारा विजन उससे जो है इम्पैक्ट करता है, फिर हमारा प्रोप्रियोसेप्शन, क्योंकि प्रोप्रियोसेप्शन इज होल बॉडी प्रोसेस, तो वो टच से रिलेटेड हो जाता है। तो वो सारा गड़बड़ा जाता है, जिससे डिसीजन मेकिंग और अटेंशन और फोकस और लर्निंग हैम्पर करती है। तो जब भी सेंसरी ओवरलोड है, ADHD है बच्चे को, ऑटिज्म है, उसमें सेंसरी इश्यूज रहते हैं, तो कहीं ना कहीं रिटेन्ड प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस रहते ही रहते हैं। उन पे अगर हम लोग काम नहीं करेंगे तो सेंसरी सिस्टम पे काम सही से नहीं हो पाएगा। दे आर ऑल ओवर मतलब लिंक्ड, एक दूसरे से लिंक्ड है। तो कई बार पेरेंट्स कहते हैं कि यार मैं सेंसरी सिस्टम पे इतना वर्क कर रही हूँ, मैं उसको प्रॉपर सेंसरी डाइट भी दे रही हूँ, बट व्हाट इज हैपनिंग, वो बच्चा काम डाउन नहीं हो रहा है, उसमें इंप्रूवमेंट कम आ रही है जितना मैं काम कर रही हूँ। दिस इज द रीजन, क्योंकि हम प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस पे नॉलेज नहीं है, हम ध्यान नहीं देते हैं, हमें कोई गाइड करने वाला नहीं है। जब आप प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस पे साथ साथ काम करेंगे तो बच्चे के सेंसरी इश्यूज डाउन आएंगे, बच्चे का कम्युनिकेशन अपने आप आने लगेगा। हम लोग कहते हैं ना, बच्चा इंटरेक्ट नहीं करता है, बच्चे की क्यूरियोसिटी नहीं है, बच्चे की डिसीजन मेकिंग नहीं है, फेशियल एक्सप्रेशन नहीं है, तो वो सारा प्रिमिटिव रिफ्लेक्स पे जब आप काम करेंगे तो विद इन 6-7 मंथ्स आप नोटिस करेंगे बच्चे में मेजर चेंजेस आ रहे हैं। अब दिस इज अंडरस्टैंडेबल। अब आपको समझ में आया होगा कि सेंसरी रिटेन्ड प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस हैं तो क्या इश्यूज आए। अब बात आती है, हम इनको कहते हैं इंटीग्रेट करना। इंटीग्रेट करना प्रिमिटिव रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन में हम लोग करते क्या हैं, देखिए पुराने मेथड्स होते हैं, ब्रेन में कनेक्शंस बने हुए हैं, ठीक है। तो ब्रेन में कनेक्शन है, प्लांटर रिफ्लेक्स रह गया है, दिस इज द कनेक्शन कि जैसे ही उसको कुछ भी टच मिलेगा पैर पे और वो फैनिंग हो जाएगी पैर की। तो दिस इज ब्रेन में एक मूवमेंट इनवॉल्यूएंट्री बनी हुई है, जैसे ही कुछ टच हुआ, ये भी टच हुआ और ऐसे है पैर, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज इनवॉल्यूएंट्री मूवमेंट, और ये हमारे ब्रेन में एक सर्किट बना हुआ है, दिस कनेक्शन इज फॉर्म्ड। अब हमें इंटीग्रेशन में क्या होगा, हम डिफरेंट एक्टिविटीज करेंगे, डिफरेंट स्टेप्स परफॉर्म कराएंगे बच्चे से, ताकि ये जो पुराने कनेक्शन है इनको हम लोग न्यू वे दे देंगे। अब ये ऐसे ज्वाइन थे, अब इसको ऐसे ज्वाइन कर देंगे। तो दिस इज समथिंग कि पुरानी चीजों को अनलर्न करेंगे, नए मेथड्स को हम लोग अप्लाई करेंगे, जिससे नए न्यूरोलॉजिकल कनेक्शन बनेंगे, ठीक है। नए न्यूरोलॉजिकल कनेक्शन बनेंगे तो वो जो पुराना इनवॉल्यूएंट्री कनेक्शन है वो खत्म हो जाएगा और ब्रेन नए तरीके से वर्क करने लगेगा, और जो प्लांटर रिफ्लेक्स या जो भी रिटेन्ड रिफ्लेक्सेस हैं वो चले जाएंगे, इंटीग्रेट हो जाएंगे। तो दिस इज
प्रिमिटिव रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन। इसको हम लोग न्यूरोप्लास्टिसिटी भी बोलते हैं कई बार। न्यूरोप्लास्टिसिटी की नए नए कनेक्शन फॉर्म करना बच्चे में, ब्रेन में, विद न्यू डिफरेंट फिजिकल एक्टिविटीज, ताकि वो जो पुराने एक्शन है वो बच्चा उसको ओवरकम कर पाए। ठीक है, तो दिस इज इंटीग्रेशन, प्रिमिटिव रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन। तो आज मैं इतना ही आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ व्हाट इज प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस। प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस अगर रिटेन्ड होते हैं तो क्या क्या इश्यूज रहते हैं, प्रिमिटिव रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है। तो दिस इज ऑल बेसिक अबाउट प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस। आज आई होप आपको समझ में आया होगा ये होते क्या है, इनकी इंपॉर्टेंस क्या होती है और कैसे, इन शॉर्ट आपको समझ में आया होगा। इन कमिंग वीडियोज, बिकॉज दिस इज अ होल सीरीज, मैं पूरा कोर्स लेकर आ रही हूँ आपके लिए प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस का। तो कमिंग वीडियोस में मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हम लोग फेस करते हैं किस किस रिफ्लेक्स की वजह से, इन डिटेल कैसे उसको आइडेंटिफाई करना है कि मेरा बच्चा 4 साल का हो गया है, उसमें रिटेन्ड है या नहीं है, या फिर अगर रिटेन्ड है तो मैं कैसे इंडिविजुअली उस पर काम करूंगी। तो वो सारा अब इन कमिंग पार्ट्स हम लोग देखेंगे। बाय द टाइम इट्स अ रिक्वेस्ट, बिकॉज इट्स अ टोटल न्यू टॉपिक, एकदम नया टॉपिक है, बिकॉज 75% लोगों ने सुना ही नहीं है व्हाट इज प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस। लेट्स स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट इट, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब से मुझे पता चला है कृष्णव का, अगर मैं बात करूँ कम्युनिकेशन, सबसे ज़्यादा जो उसमें इम्प्रूवमेंट आया है, जो मैं चाहती थी, जो हम सब चाहते हैं कि अपने आप बच्चा मुझसे कम्युनिकेट करे, बातें करे। मैं लास्ट 4-5 मंथ्स से प्रिमिटिव रिफ्लेक्स, क्योंकि मैंने सुना ही 7 महीने पहले था, 7-8 महीने पहले ही मैंने इसके बारे में मेरी फ्रेंड से सुना था, रिचा प्रिमिटिव रिफ्लेक्स है, ऐसे ऐसे है, डू इट और कृष्णव में देखना। एंड वाकई में आई वॉज अमेज्ड, आई स्टार्टेड डूइंग इट और उसका कन्वर्सेशन इम्प्रूव हो गया है। एंड विद इन 5 मंथ्स ही स्टार्टेड कन्वर्सेशन, मतलब एक प्रॉपर फ्लो ऑफ कन्वर्सेशन है मेरे साथ उसका, मतलब आई फील इट इज़ लाइक अ नॉर्मल पर्सन। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो फिर मैंने इसके ऊपर और रिसर्च किया, जिस फ्रेंड ने मेरे को बताया उससे बात की, मेरे एक दूसरे फ्रेंड से जो इसी फील्ड से रिलेटेड है उससे डिस्कस किया। आई बॉट सम बुक्स ऑल्सो। तो आई वॉन्ट कि हर पर्सन जिसका जो इस जर्नी से जा रहा है उसको इसके बारे में पता हो कि दिस इज प्रिमिटिव रिफ्लेक्स और इसकी इम्पॉर्टेंस है। और जब मैं बच्चे पे काम कर रही हूँ तो मुझे इस पे काम करना ही करना है फॉर बेटर इम्प्रूवमेंट एंड फास्ट इम्प्रूवमेंट। क्योंकि देखिए जब हम रूट कोज तक पहुंच जाएंगे, कि कहते हैं ना प्रॉब्लम की जड़ तक, अभी तो क्या है हम ऊपर से स्प्रे कर रहे हैं दवाइयाँ ऊपर, जैसे अगर कीड़ा लग जाता है एक पौधे में, हम ऊपर ऊपर स्प्रे करेंगे, ऊपर से थोड़े दिन रहेगा, बट वो कीड़ा नीचे तो लगा हुआ है ना, उसकी रूट पे तो हमने क्लीनिंग करी नहीं है, तो वो वापस वैसे ही सड़ जाएगा। तो सेम इसमें अभी हम लोग क्या है ऊपर ऊपर दवाइयाँ डाल रहे हैं, ऊपर ऊपर थेरेपी कर रहे हैं, और जो रूट कॉज है उस पर हम लोग ने काम नहीं किया, इसलिए इम्प्रूवमेंट नहीं शो हो रही है, या इतनी अच्छी इम्प्रूवमेंट शो नहीं हो रही है। तो प्रिमिटिव रिफ्लेक्स के बारे में प्लीज़ जितने भी आपके नोन टूज हैं, आपके थेरेपी ग्रुप्स में हैं, आप जिनको भी जानते हैं, let them know that something is there named primitive reflexes and it is very important. तो इसलिए let's educate everyone and share it, please share it. So I hope this is going to be very helpful and complete series को please support कीजिएगा, because when I make a series I am very afraid कि लोग ना occupational therapy की बड़ा अच्छा देखना चाहते हैं, but series में they are lost. तो प्लीज़ गिव योर रिस्पॉन्स एंड कमेंट्स आर रियली इम्पॉर्टेंट। अगर जितना आप लाइक करेंगे मेरी वीडियोस को, उतना ही ज़्यादा लोगों तक यूट्यूब उस वीडियो को पहुंचाएगा। तो मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, वीडियोस को लाइक करना मत भूलिए, शेयर कमेंट करना मत भूलिए, एंड डू सब्सक्राइब। सो लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब माई वीडियोज़। थैंक यू सो मच।